गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। वेलकम टू STVP ऑनलाइन हिंदी क्लासेस। आज की इस वीडियो में बेटा हम करेंगे अपनी जो सेकंड पोएम है पतंग, उसकी व्याख्या। जो पहला और दूसरा पद्यांश है वो हम पढ़ चुके हैं। इसका जो तीसरा स्टेंजा है उसकी आज हम व्याख्या करेंगे। जन्म से ही वो अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पैक भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग पर अक्षर। तो ये जो पद्यांश है वो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित पतंग नामक कविता से लिया गया है। इस कविता की रचना आलोक धनवा ने की है। इस कविता में कवि ने प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है और इसके साथ साथ बाल सुलभ जो चेष्टाएं हैं उनका भी यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि जन्म से ही वो अपने साथ लाते हैं कपास। कपास शब्द यहाँ पर लाक्षणिकता को लिए हुए है, वह दूसरे अर्थों में कोमलता का यहाँ पर प्रतीक है। जन्म से ही वो अपने साथ लाते हैं कपास, यानी कि जो बच्चों के शरीर होते हैं वो जन्म से ही लचीले होते हैं, कोमलता लिए हुए वो पैदा होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। आगे कवि कहते हैं कि जब वो खेल में दौड़ते हैं, खेल खेल में एक जगह से दूसरी जगह वो दौड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो उनकी जो कोमलता है, उनके जो कोमल पैर हैं, उनकी कोमलता का स्पर्श करने के लिए पृथ्वी भी घूमती हुई सी उनके पैरों के नीचे आ जाना चाहती हैं। वह पृथ्वी भी बेचैन है उनकी जो कोमल पैर हैं उनका स्पर्श पाने के लिए। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, जब वह बेसुध होकर दौड़ते हैं, सुध बुध खोकर जब खेल में वह एक जगह से दूसरी जगह दौड़ते हैं, छतों को भी नरम बनाते हुए, तो जो मकान की छत होती है वो भी उन्हें कठोर नहीं लगती है। यानी उनके पैरों की जो कोमलता है, जो नरमी है, उसके कारण कठोर छत भी नरम हो जाती है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। आगे कवि ने बताया है कि खेल में जब वो एक जगह से दूसरी जगह दौड़ते हैं तो उनके जो पैर हैं, उनके जो पदचाप होते हैं, उनके पैरों की जो ध्वनि होती है वह सभी दिशाओं में मृदंग की तरह बजती हुई सी प्रतीत हो रही है। मृदंग होता है बेटा ढोलक की तरह बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र। तो यहाँ पर कवि ने क्या बताया है, जब खेल खेल में बच्चे एक जगह से दूसरी जगह पर दौड़ते हैं तो उनके दौड़ने की जो आवाज़ है, उनके पदचाप की जो आवाज़ है, वो कवि को ऐसी लग रही है मानो सभी दिशाओं में यानी चारों तरफ कहीं मृदंग की मधुर आवाज़ बज रही हो। जब वे पैक भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग पर अक्षर। आगे कवि कहते हैं कि जब वो आगे खेल खेल में दौड़ते हुए आगे कदम बढ़ाते हुए बढ़ते हुए आते हैं तो ऐसे लगते हैं, उनका जो शरीर है उनका लचीलापन ऐसा महसूस होता है जैसे वो किसी लचीले पेड़ की लचीली सी डाल हो और वह लचीली डाल तेज गति से इधर उधर आ और जा रही हो। इसी प्रकार खेल खेल में जो बच्चे एक जगह से दूसरी जगह बेसुध होकर मस्त होकर दौड़ते हैं तो उनके जो शरीर का लचीलापन है उससे प्रकृति भी रोमांचित हो उठती है। इस प्रकार इस स्टेंजे की हमने व्याख्या की। विशेष में इसके में क्या लिख देंगे, विशेष में यदि हम देखें तो साहित्यिक खड़ी बोली का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, भाषा सरल सहज है, तत्सम तद्भव शब्दावली है। यहाँ पर कवि ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर सुंदर प्रयोग हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अब हम करेंगे अपना जो लास्ट स्टेंजा है उसको देखेंगे। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रही हैं,
अपने रंध्रों के सहारे। यहाँ पर भी बाल सुलभ जो चेष्टाएं हैं उनका कवि ने सुंदर वर्णन किया है। जो बच्चों के खेल हैं, जो उनकी क्रियाएं हैं, उनका यहाँ पर सुंदर ढंग से दृश्य बिंब के माध्यम से कवि ने यहाँ पर उल्लेख किया है। तो इसमें भी कवि क्या बताना चाहते हैं, प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों के साथ साथ यहाँ भी बाल सुलभ जो चेष्टाएं हैं उनका कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। छतों के खतरनाक किनारों तक, कवि क्या कहना चाहते हैं कि खेल खेल में कभी बच्चे छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। जो कवि हैं वो कहना चाहते हैं कि उस समय उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होता है। खेल खेल में दौड़ते हुए बच्चे कई बार खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं। उस समय उन्हें वहां बचाने वाला और कोई नहीं होता, बल्कि उनके ही शरीर का जो रोमांच है वो उन्हें बचा लेता है। उनके शरीर का जो लचीलापन है वह उन्हें गिरने से बचा लेता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। यहाँ पर कवि ने बताया है कि जब पतंग उड़ा रहे होते हैं बच्चे, तो उन्हें किसी प्रकार की कोई सुध बुध नहीं रहती है। वो खतरनाक किनारों तक भी, छतों के खतरनाक किनारों तक भी पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्हें बचाने वाला और कोई नहीं होता, बल्कि उनका अपना खुद का ही शरीर होता है। उनके शरीर का रोमांच होता है, शरीर का जो लचीलापन होता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां, जो पतंग हैं उनकी जो ऊंचाइयां हैं उन्हें थाम लेती हैं, वो बच्चों को गिरने से बचाती हैं। यानी कि जो पतंग की एक बारीक से धागे की जो डोर होती है उसी के सहारे बच्चे बचते रहते हैं, खतरनाक जगहों से वो गिरते नहीं हैं। पतंगों के साथ साथ वो भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। आगे कवि ने बताया है कि पतंग उड़ाते हुए जो बच्चे खेल रहे हैं वो ऐसे महसूस हो रहे हैं मानो केवल वो पतंग ही नहीं उड़ा रहे हैं, बल्कि वो स्वयं भी पतंग के साथ उड़ते हुए से अनुभव हो रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। अपने रंध्रों के सहारे जो अपने रोमांचित शरीर के जो रोए होते हैं उनके सहारे मानो वो भी आकाश में उड़ते हुए से महसूस हो रहे हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारे से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। यहाँ पर इस काव्यांश में कवि ने यह बताया है कि खेल खेल में बच्चे कभी अगर छतों के खतरनाक किनारों पर पहुंच जाते हैं और वहां पर वो गिरने वाले होते हैं और गिरते गिरते वो बच जाते हैं, तो उनका जो भय है, उनके मन में गिरने का जो भय है वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है और वह और भी अधिक निडरता के साथ अब पतंग उड़ाने लग जाते हैं और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। यहाँ पर कवि क्या कहने का भाव क्या है कि जब वो गिरने से बचते हैं तो उनका साहस और भी अधिक बढ़ जाता है और दुगने साहस के साथ वो सुनहरे सूरज के सामने दोबारा से आकर पतंग उड़ाने लग जाते हैं। सुनहरे सूरज का यहाँ पर मीनिंग है कि वो और भी अधिक निडरता के साथ, और भी अधिक साहस के साथ अगले दिन, अगली सुबह दोबारा से फिर पतंग उड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि मानो उन बच्चों के जो पैर हैं उनकी कोमलता, उनकी नरमी का स्पर्श करने के लिए पृथ्वी और भी तेज गति से, और भी तेज रफ्तार से उनके पैरों के पास आती हुई सी महसूस होती है। उनके जो बच्चों के पैर हैं वो कैसे बताए गए हैं, यहाँ पर बच्चों के पैरों को बेचैन की उपाधि दी गई है, बेचैन का उन्हें विशेषण दिया गया है। बेचैन का क्यों दिया गया है, क्योंकि बच्चे एक जगह टिककर खेलते नहीं हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह, इधर से उधर भागते दौड़ते रहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि इस कविता में कवि ने बच्चों के पतंग उड़ाते समय का जो दृश्य है वो स्पष्ट किया है और यह बताया है कि किस प्रकार से बच्चे अपनी जो क्रियाएं होती हैं, अपने जो खेल होते हैं वो करते हैं और बाल सुलभ जो चेष्टाएं हैं उनका सुंदर वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। इसके साथ साथ शरद ऋतु के आगमन का यहाँ पर कवि ने
वर्णन किया है। शरद ऋतु का मानवीकरण कवि ने इस कविता में किया है। इस प्रकार हमारी यह कविता कंप्लीट हुई। मुझे आशा है कि आपको इसकी व्याख्या समझ आई होगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।